नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान एलडीसी के जो 11 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था उसके मैथ्स के प्रश्नों के सॉल्यूशन, केवल मैथ्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 8 है। इसमें देखो एक तो ये दे रखा है cos x 65 प्लस थीटा और sec 25 माइनस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो कैसे, कोसेक थीटा होता है, एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, कोसेक थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। ओके, ये होता है। अब देखो थीटे की जगह यहाँ दे रखा है 65 प्लस थीटा, तो यहाँ 65 प्लस थीटा आ जाएगा। ओके, ये मान लो, तो सेक में चेंज करेंगे इस कोसेक्स को, तो 90 में से घटा देंगे इसको, देखो 90 माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा 25 माइनस थीटा, सेक 25 माइनस थीटा इस सूत्र के अनुसार। तो देखो ये वाला है कोसेक्स 65 प्लस थीटा, ये चेंज हो जाएगा सेक 25 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये प्लस में होगा और आगे देखो ये sec 25 माइनस थीटा माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये। ठीक है, उसी प्रकार ये कोट थीटा और टेन थीटा, ये दोनों भी कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि जब इस टेन थीटा को हम कोट में चेंज करेंगे तो ये 25 माइनस थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको त्रिकोणमिति का प्रश्न है। इसमें देखो आप, इसमें ये दो लास्ट के टर्म है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे, इनको हल करो आप लेस से लेके। देखो लेस से लेंगे तब क्रॉस गुणा करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस थीटा गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणा वाली सर्वसमीकरण बन जाएगी, वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर माइनस बी है कोज, तो कोज स्क्वायर। ओके, ये क्रॉस गुणा हो गए। अब ये दोनों क्रॉस गुणा हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। बटे में ये नीचे वाले गुणा हो जाएंगे लैसे के लिए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब देखो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये सर्वसमीकरण के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह, और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, या माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 0 बटे ये कुछ है जो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों मिलके 0। ठीक है, तो इसको तो हटा दो आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। अब ये दोनों है ना, इन दोनों को सॉल्व करो। इसमें आप कर सकते हो, देखो 1 तो है माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा है। ठीक है, अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण खुलेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो कैसे खुलेगा, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे खुलेगा। देखो ए 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा था ना यहाँ, तो ये खुलेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो देखो प्लस वाला तो इससे कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस वाला, तो नीचे बचेगा देखो 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, जब इस चिन्ह को खोलेंगे हम आगे, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, अंत में आंसर कितना बचेगा, कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉस थीटा, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, ठीक है। आप देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको दे रखा है सारणी वाला। इसमें देखो पूछा है औसत, पूछा है इसमें, पूछा है औसत। देखो क्या औसत पूछा है, कि इसमें पूछा है कि वाणिज्यिक संकाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की प्रतिव्रत औसत संख्या क्या है। तो वाणिज्य वाले हैं, कॉमर्स वाले, ये वाले, तो इन सबको जोड़ दो, और 4 है, 1 2 3 4, और 4 का भाग 2 2। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो जोड़ो, जोड़ने पर आपको इनमें आएगा, देखो जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ओके, हासिल की आ गई। देखो 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 11 और 3 14, 2 16। ठीक है, हासिल की आ गई। देखो 7 और 7 14 और हासिल की 1 15, 15 और ये नीचे 1 है 16। ओके, हासिल की आ गई 1, और 1 और 1 2, और हासिल की 1 3, तो ये हो गए जोड़ने पर 3660 रुपये। अब इसमें भाग देंगे, स्टूडेंट है 3660 टोटल कॉमर्स के, 4 का भाग दे देंगे। देखो 4 का भाग देंगे तो आएगा 9, और 60 में 4 का भाग देंगे तो 15, 915। ओके, तो इसका आंसर है सी, 915। ओके, अगला प्रश्न देखो। अगला है, इसमें 16वां प्रश्न है, अभी 15 हो गई और ये 16वां प्रश्न ये रहा। अब देखो 16वां प्रश्न भी आसान है। इसमें बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दे रखा है 150। ठीक है, आंतरिक कोण का मान देख रहा है 150, तो बाह्य कोण कितना होगा, उसको 130 में घटा दो, 180 में घटा दो, तो बाह्य कोण आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री। ये प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है चित्र के अनुसार।
तो और सभी बाइकोणों का योग होता है 360। ओके, अगर सभी बाइकोणों को योग 360 है, उनमें से प्रत्येक का 30-30 है, तो कोणों की संख्या आ जाएगी, और जितने कोण होते हैं उतनी भुजा होती है। जब 360 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 12। ओके, 360 में 30 का भाग देंगे तो 12 आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न भी हो गया। अब देखो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न भी एक आसान प्रश्न है। इसमें देखो एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी। ओके, त्रिभुज ए बी सी, कोण बी और सी ये लिख रखा है बाह्य कोण, है ना। बाह्य कोण बी और सी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो देखो बाह्य कोण बी का बनाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो इसका समद्विभाजक होता है ये इधर को ना, मतलब ये हिस्सा बराबर है। और इस कोण सी का भी बाह्य कोण का समद्विभाजक ये दोनों मिल रहे हैं ओ पे, ठीक है। तो बी ओ सी निकालो, ये बी ओ सी ये वाला कोण है ना। आपको दे रखा है कोण की ए की वैल्यू दे रखी है 62। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है बाह्य कोणों को समद्विभाजक जो बिंदु पर मिलते हैं, तो ये कोण बी ओ सी बराबर होगा 90 माइनस कोण ए बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 90 माइनस ए की जगह 62, 62 में जब 2 का भाग देंगे हम तो आएगा 31। ओके, जब 31 में गए 90 में 31 घटा देंगे तो देखो 90 में 30 गए तो 60, और एक और घटा दो तो 59, यानी 59। तो इसका आंसर आएगा बी। ओके, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17वां कर दिया हमने, 59 आ गया। अब देखो 22वां प्रश्न। अगला 22वां प्रश्न है, 20 हो गया, 21, 22। देखो 22वें प्रश्न में आपको मीन और मीडियम, यहाँ देखो मीन यानी माध्य और मीडियम निकालना है ना, और उनका अंतर निकालना है, ठीक है। किसमें? 22वें प्रश्न में। अब देखो माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ना होगा। जब इन सबको आप जोड़ोगे ना तो आएगा 122। इन सबको आप जोड़ोगे जब आएगा 122, और ये 8 है, 3 भी शामिल है, ध्यान रखना। ये 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 122 में 8 का भाग देंगे तो माध्य आ जाएगा, औसत आ जाएगा, वो आएगा 15.25। आप दे लेना भाग, आसान है, कैलकुलेशन तेज करना। 15.25, तो ये तो आ गया माध्य। ओके, अब माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए इनको आरोही क्रम में जमाते हैं आप। आपको पता है 15.25 तो आ गया, ठीक है। 15.25 तो माध्य आ गया। अब माध्यक निकालने के लिए इनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, यानी छोटी से बड़े क्रम में। अब देखो ये 8 है, जब 8 है तो फोर्थ माध्यक निकालने के लिए फोर्थ पद और 5वां पद, उनको जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। ओके, वो माध्यक आ जाएगा या माध्यिक आ जाएगी। अब देखो चौथा पद कौन सा होगा आरोही क्रम में जमाएंगे, जब देखो पहले नंबर पर तो ये आएगा 3, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा 4, ओके। तीसरे नंबर पे आएगा 6, और चौथे नंबर पे आएगा 7। ओके, तो देखो चौथे नंबर पे 7 आ गया, तो एक तो चौथा पद तो हो गया 7। ओके, और 5वें नंबर पर जो 7 से बड़ा है वो क्या है? 12। देखो 5वें नंबर पर 12 आएगा, तो 12। अब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 19/2, 19/2। ओके, 19 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 9.8, ठीक है, 9.5 सॉरी। अब देखो माध्य तो ये आ गया 15.25 और माध्यक आ गया 9.5। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इनको घटाएंगे, 15.25 में 9.5 घटाएंगे तो आपको आएगा आंसर, आपको मिल जाएगा इनमें, घटाओ देखो, ठीक है। तो घटाओ, देखो 9.50, 15.25 माइनस 9.5 या 50, देखो 5 7 12 में 5 गया 7, और 14 में गए 9 गए तो 5, तो 5.75 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से एक कम है, यानी लड़के ज्यादा है, एक ज्यादा है लड़का लड़कियों से, ठीक है, लड़के ज्यादा होते हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या गुणनफल 272 है, ओके, तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए लड़कियों की। अब देखो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शनों से करेंगे इसको। मान लो लड़कियों की संख्या है 14, तो लड़कों की संख्या एक ज्यादा होगी 15। जब आप 14 × 15 करेंगे ना तो इकाई अंक 0 आ रहा है इसमें, देखो 500 का 20, तो गुणनफल में तो 2 आना चाहिए इकाई अंक, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट करो, ठीक है। अगर 16 है लड़कियों की संख्या तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। जब इन दोनों गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है। और जब 16 × 17 करेंगे ना तो 272 भी आ जाता है। ओके, इन सबको सॉल्व करने पर देखो 17 × 18 करेंगे एक्स्ट्रा लेके, तो इसमें क्या अंक 6 आएगा, ये भी नहीं है। और इसमें गुणा 16 करेंगे 15 × 16, तो इसमें भी 0 आएगा, तो ये भी नहीं है। ओके, तो देखो इसमें 16 × 17 करेंगे, लड़कियों की संख्या 16 होगी और लड़कों की संख्या एक ज्यादा होगी, तो इन दोनों गुणा करने पर क्या है? 272, इसलिए इसका आंसर है बी, ऑप्शन से करोगे इसको। अब देखो 24वां प्रश्न। अब इस 24वें प्रश्न में एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको इसको सॉल्व करो। देखो इसमें दे रखा है कि वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। ओके, ठीक है, परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12³ √3 हो, ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले त्रिभुज की भुजा प्राप्त होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए, तो भुजा निकालेंगे। देखो वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√3, ओके, ये विकर्ण होता है वर्ग का √2a,
ये विकर्ण होता है, सूत्र होता है आपको पता है। तो इससे हम भुजा निकालेंगे। देखो ये वर्गमूल 2 है ना, जो इसके बटा में आ जाएगा। तो देखो भुजा निकालने के लिए इस वर्गमूल 2 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगी वर्ग की भुजा। ठीक है, अब हमको वर्ग का परिमाप चाहिए। अब देखो एक भुजा दे रही है और वर्ग का परिमाप करने के लिए इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ओके, तो ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब देखो इस वर्ग का परिमाप है, ये त्रिभुज के परिमाप के बराबर भी है। ठीक है, तो ये वर्ग का परिमाप भी है और त्रिभुज का परिमाप भी है। तो हम त्रिभुज का परिमाप लेंगे, इसको मानेंगे। त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, भुजा ही मान लिया। तो त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो इस 3 इसके बटे में ले आएंगे। ओके, तो देखो ये बटे में 4 तो था, यहाँ बटे में 3, तो ये आ गई त्रिभुज की भुजा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान है, 4 बटा अंडर रूट 3 बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा। देखो 3 में भाग देंगे 12 का तो 4 आएगा। ओके, और 4 गुना 4 करेंगे, इस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 16। तो भुजा क्या आ गई, भुजा आ गई 16√3, 16√3 बटे रूट 2, ये भुजा आ गई त्रिभुज की। ठीक है, अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है देखो क्या आ गई थी भुजा, तो भुजा आ गई थी 16√3 बटे रूट 2, ये भुजा आ गई थी त्रिभुज की। ठीक है, और हम उसको क्षेत्रफल निकालना है तो √3 बटे 4 गुणा भुजा होता है भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा तो लिख दे, एक बार और लिख दो स्क्वायर करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करोगे आप, तो देखो इस 4 से ये 16 4 बार कट जाएगा। ओके, ये √2 और ये √2 दो बन जाएंगे, और इन दोनों को ये दोनों इस 2 बार काट देंगे इसको ना, 2 दूनी 4। ओके, अब देखो 16 गुणा 2, देखो एक 16 ये बचा है, नीचे के सभी कट चुके हैं। देख 16 गुणा 2 तो 16 दूना 32 आ जाएगा। ओके, और बचा क्या, एक √3 बचा, ये √3 बचा और एक ये √3 बचा। देखो 2 √3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो गुणा 3। ओके, और एक √3 और आएगा इसमें साथ, तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। 32 गुणा 3 करेंगे तो 96√3, तो 96√3 इसका क्षेत्रफल है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर है 96√3। देखो 96√3 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एग्जामिनर ने इसने एक गड़बड़ कर दी, ये √3 है ना, 12√3 लिखा, ये वहाँ √2 होता तो ये 64√3 आ जाता आंसर, लेकिन इसने ये सवाल दिया है तो इसका आंसर आएगा 96√3। ओके, तो ये प्रश्न डिलीट होगा बोन। अब देखो 25वें प्रश्न में दे रखा है आपको, इसका गुणनखंड दे रखा है 4x³ + kx, और इसका एक गुणनखंड है 2x + 1। देखो ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात बहुपद है, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। उन गुणनखंडों में से एक दे रखा है 2x + 1। अब आपको बताऊं मैं आपको बात, जब इनके त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे तो इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंडों को 0 के बराबर जमाएंगे, पता है उससे x की वैल्यू निकलेगी, तो सबका मान 0 आएगा। 0 जमाने पर x का मान आएगा ना, वो उसके शून्यक कहलाएंगे। तो देखो पहले शून्यक निकाल लो, पहले एक गुणनखंड को 0 के बराबर जमा दो, 2x + 1 = 0। तो इससे वैल्यू आ गई इसकी -1/2, तो ये शून्य आ गया 1। अब ये शून्य इसको भी संतुष्ट करेगा और 0 वैल्यू जाएगा। तो देखो इसमें भी 0 जमा दो, देखो -1/2 का क्यूब प्लस के बराबर -1/2, एक्स की जगह अपन ने -1/2 जमा दी और इसको 0 के बराबर जमा दो। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा -1/2। ओके, जब इसको हल करेंगे 1/8 आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा -k/2 बराबर 0। जब इसको आगे हल करोगे आप तो k बराबर -1 आ जाएगा। ओके, तो इसमें आएगा k बराबर -1, ऑप्शन नंबर बी। 25वें प्रश्न में k बराबर -1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न भी एक आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ। इस प्रश्न को करने के लिए आपको इसमें दोनों अंश में हमें x का भाग देना पड़ेगा, ताकि x + 1/x की फॉर्म बन सके। जब देखो x का भाग देंगे ना तो 1 आएगा, इसमें x में x का भाग देंगे तो 1 आएगा, नीचे x का भाग देंगे तो x² में x का भाग देंगे तो x आएगा, और -2x में x का भाग देंगे तो -2 आएगा, और इस 1 में x का भाग देंगे तो 1 + x आएगा। ओके, ये बराबर 1/4 है। ठीक है, अब देखो अंश को हर में कर दो, तो देखो x + 1/x, और इस 2 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे। ओके, तो 4 और 2 6 आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो x + 1/x बराबर 6 आएगा, और आप जानते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x³ + 1/x³ निकालने के लिए, वो फार्मूला होता है आपको पता है, देखो k³ - 3k, डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो k की वैल्यू है 6, देखो 6³ - 3 × 6, देखो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में हम घटा देंगे 36 18, तो 216 में के 18 घटा देंगे तो आएगा 198, 198।
ओके, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी 198। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न 26वां हो गया। अब देखो 30वां प्रश्न, 26वां के बाद में 30वां है मैथ का प्रश्न। देखो ये 30वां, इसमें वृत्त दे रखा है, निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कोई एक वृत्त है। ओके ठीक है, ए बी इसका व्यास है। 30वां प्रश्न कर रहे हैं हम, ए बी। ओके, और निर्देशांक दे रखे केंद्र के, केंद्र के निर्देशांक दे रखे 2-3, और बी के निर्देशांक दे रखे 1-4, और एक के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ऐसा सवाल क्लास 10th की बुक में है। ठीक है, अब देखो ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा इसमें। अब मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकालते हैं हम, देखो जो ये निर्देशांक है ए और बी, इनके एक्स एक्स निर्देशांक उनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ओके, और वाई वाई को जोड़ के भाग देंगे तो -3 आएगा। अब देखो वन में हमको यहाँ कुछ जोड़ना है, वन में हमको यहाँ कुछ जोड़ना है और 2 का भाग देते हैं तो 2 आए। तो देखो वन में हम अगर 3 जोड़ दें, वन में क्या जोड़ दे 1+3 और 2 का भाग दे दे, तो देखो 4/2 बराबर 2 आ जाता है। ठीक है, मध्य बिंदु आ जाता है 2, तो यहाँ तो 3 आएगा एक्स का निर्देशांक। अब देखो ऑप्शनों में देख लो हम 3 किस में आ रहा है, बी में ऑप्शन 3 आ रहा है और किसी में भी नहीं आ रहा, लेकिन हम आगे भी देखें। अब देखो 4 में हमको जोड़ना है कुछ, क्या जोड़े, देखो -10 है ना, तो 4 में हम जोड़ो -10 और इसमें भाग दो 2 का। अगर ये -3 आ जाता है तो सही है। तो देखो -6/4 -10 करेंगे तो -6/2 आएगा और ये आएगा -3। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता लग गया, 3 और -10, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ेंगे 3 + 1/2, तो ये आ जाएगा 2, और 4 -10/2 करेंगे तो आ जाएगा -3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। ओके, अब देखो अगला प्रश्न 30वें के बाद में आता है 31वां प्रश्न। अब देखो इस प्रश्न को, अब इसमें क्या दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई दे रही है। देखो ये एक कमरा है, इसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है, यानी एक है लंबाई तो चौड़ाई, सॉरी एक चौड़ाई है तो लंबाई होगी 2। ठीक है, छत को रंगने की लागत 25 वर्ग मीटर की दर से 5,000 रुपए है। ठीक है, इसकी छत होगी ना, उसका क्षेत्रफल इतना ही होगा। ठीक है, छत की चौड़ाई तो 2 है, सॉरी चौड़ाई 1 है, लंबाई 2 है, तो ये छत का क्षेत्रफल है, छत का है ना इतना ही, ये इसका है। तो इस क्षेत्रफल को निकालो पहले आप, इस छत के क्षेत्रफल को। तो इसमें आप जो खर्चा आया है टोटल, उसमें दे दो दर का भाग कि कितनी रेट से हमने खर्चा किया, तो क्षेत्रफल निकला जाएगा। तो देखो 5,000 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 200। ओके, तो ये आ गया छत का क्षेत्रफल 200। ठीक है, अब देखो छत का क्षेत्रफल तो आ गया 200, यानी आधार का, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल भी 200 होगा। ओके ठीक है, अब हमको ऊंचाई निकालनी है इसकी। अब ऊंचाई निकालनी है तो उसके लिए हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, और चारों दीवारों को कुल खर्चा कितना है 64,800। देखो 64,800। ओके, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है चारों दीवारों का, तो इसमें भी इसका भाग दे देंगे दर का 240 का। जब 240 का भाग देंगे ना, तो देखो 24 दूना 48, बचेंगे 16, 8 उतारने पर 168 हो जाएगा, 24 24 संत्यो 168 होता है, और ये 0 1 है, तो 270 इस चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप, और इसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। देखो 200 और 270 आ गया ना, एक मिनट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप, और इसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लग जाएगा, वो आया है हमारे पास 270। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो लंबाई चौड़ाई देखो कैसे निकालें, इसका आया था 200 छत का क्षेत्रफल, इसमें 2 तो लंबाई थी और चौड़ाई 1 थी, है ना, तो इसकी सहायता से 10 आ जाएगी। देखो 10 तो लंबाई और चौड़ाई, 10 तो चौड़ाई और 20 लंबाई, जब इन दोनों गुणा करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई तो 200 आ जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई आ गई 10 और लंबाई आ गई 20। ओके, आप निकाल सकते हैं लंबाई चौड़ाई तो 200 की सहायता से। तो देखो 2 गुणा लंबाई 20 + 10 गुणा h निकालनी है हमको, और इसको 270 के बराबर जमा देंगे। अब देखो ये सब इसके बटे में आ जाएगा 270 के, तो देखो 2 गुणा 30, और देखो 30 से कटेंगे, 0 से 0 कट गया, और 27 में 3 का भाग देंगे तो 9, और इस 9 में किसका भाग देंगे 2 को, तो 9 का आधा होता है 4.5। ओके, ऊंचाई आ जाएगी 4.5, ऑप्शन ए मीटर, 4.5 मीटर। आ गया समझ में, आपको पहले छत का क्षेत्रफल निकालना है, फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और भुजा भी निकालनी है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32वां। देखो 32वां भी एक आसान प्रश्न है, आप समझ सकते हैं इसको, ऊंचाई व दूरी का। इसमें कह रहा है कि जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला एक हवाई जहाज उसी क्षण ऊर्ध्वाधर से दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है। यानी कोई एक है प्लेन जो 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो ये टोटल है जो 300 है। ओके, और इसके नीचे एक जहाज है, ये ऊपर उड़ रहा है उसके,
ठीक है, एक जहाज इसके नीचे भी उड़ रहा है इसी टाइम। ओके, अब आगे कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु है जिनसे इन दोनों जहाजों का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 और 55 डिग्री। ओके, सॉरी 60 और 45 डिग्री। तो देखो एक बिंदु तो यहाँ मान लिया हमने और एक बिंदु यहाँ मान लिया। ओके, तो ये ऊपर वाला है जो 300 मीटर की ऊंचाई पर है, ध्यान रखना ऊपर वाला है जो 300 मीटर की ऊंचाई पर है, उसका तो बड़ा वाला कोण होगा 60 डिग्री, आप समझ सकते हैं। और ये नीचे वाला सॉरी 45 डिग्री होगा। और जो ये नीचे वाला है, नीचे वाले का इस बिंदु से कोण कितना है, देखो जो ऊपर वाला जहाज है तो थोड़ा ऊंचाई पर है तो इसका बड़ा वाला कोण आएगा। ओके, 60 डिग्री। और जब ये नीचे वाला जहाज है तो ये थोड़ा नीचे है तो इसका उन्नयन कोण कम होगा, 45 डिग्री। ओके, तो ये बड़ा वाला कोण है ना वो तो 60 का, छोटा वाला 45 डिग्री का है। अब ये बड़ी वाली त्रिभुज है, ये भुजा दे रखी है 300 मीटर। अब आप देखो बड़ा वाला कोण 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री के सामने वाले की भुजा होती है √3, अनुपात आपको याद होना चाहिए √3। ठीक है, और जो ये होता है आधार वो होता है 1 और ये कर्ण होता है 2। ठीक है, ये अनुपात आपको पता है बड़े वाले त्रिभुज में देखने पर। अब देखो छोटे वाले त्रिभुज में क्या होगा, देखो छोटे वाले त्रिभुज में कोण 45 डिग्री है, नीचे वाला जहाज है तो 45 डिग्री में ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, आपको पता है ये भी 1 है और ये भी 1 है। ओके, तो हमको क्या निकालनी है, नीचे वाले विमान की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये विमान है नीचे की तरफ, इसकी ऊंचाई निकालनी है तो 1 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है 300 किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो देखो 300 √3 के बराबर है तो 300 बटे √3, और हमको निकालना है ये भी 1 है आधार भी, और ये ऊंचाई भी छोटे वाले नीचे वाले विमान की ऊंचाई भी 1 है। तो इस 1 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 1 कर देंगे तो ये आ जाएगी इसकी ऊंचाई। अब देखो 300 बटे √3 तो ऑप्शन में नहीं है तो इसका परिमीकरण कर दो, अंश में हर को √3 और √3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 में 300 में भाग देंगे तो 100 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 √3, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है 100 √3। ठीक है, 100 √3 क्या है आंसर इसका, 300 बटे √3। इसका परिमीकरण किया √3 इंटू √3 से गुणा करके अंश वर्ग को, तो 100 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33वां। 33वें में देखो, 33वें में पूछा है कि टोपी है शंकु के आकार की। ठीक है, ये शंकु रहा, ये टोपी रही जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ओके, और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ओके, ये ऊंचाई हो गई। तो ऐसी 5 टोपियां बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल की सीट की आवश्यकता होगी। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, टोपी तो इस वक्र पृष्ठ से निकलेगी, साइड वाला है वक्र पृष्ठ है इनका, इससे निकलेगी, ये वाला भाग है जो ठीक है, ये टोपी ये वक्र। तो इसके लिए हमको ये त्रियक ऊंचाई चाहिए, जो देखो पाइथागोरस त्रिक बनता है 24 7 और 25 का, ये आपको याद होना चाहिए, या आप पाइथागोरस में से भी निकाल सकते हैं। तो ये एल आ गई इसकी त्रियक ऊंचाई 25। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है एक टोपी का, तो वो होता है सूत्र पाई आर एल। ठीक है, और कितनी टोपियां निकालनी है 5, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 गुणा 22, पाई का मान लेना है 22/7, आर की वैल्यू है 7, और एल कितनी निकाली थी हमने 25, यानी त्रिज्या ऊंचाई। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, 22 गुणा 5 कर लो, 22 पंजे 110, और 110 गुणा 25 करेंगे तो आएगा आंसर 25। देखो 0, 25 एकम 25 2, 25 एकम 25 2, 27। ठीक है, तो 2750 जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2750। अगला प्रश्न देखो 34वां। 34वां भी एक आसान प्रश्न है, इसको आप केवल थोड़ी सी देर में कर सकते हो। देखो ये दोनों साइन 29 एवं कोज 61 एक हो जाएगा इनके मान, क्योंकि साइन 29 होता है ना, इसको हम चेंज कर देंगे कोज में, कोज 90 माइनस 29। ओके, ये फॉर्मूला होता है साइन 29 बराबर कोज 90 माइनस 29। तो कोज क्या बन जाएगा, कोज 61 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी कोज 61 बन जाएगा और नीचे भी कोज 61, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, प्लस अब देखो 2 तो है ही, अब देखो tan 11 है, ये tan 11 है ना, ये tan 79 से मिलके ये दोनों गुणा में है, तो आपको पता है tan 11 tan 79, देखो tan 11 और tan 79 आपको देखना है इन दोनों को कोण का योग क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि tan 11 cot 90 में से 11 घटा दो तो क्या आएगा 79, tan 11 cot 79 में चेंज हो जाएगा, और ये tan 79 है। और आपको पता है cot 79 को बटे में ले आएंगे तो 1/tan 79 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, कुल मिला के बात है 1 आएगा। तो ये दोनों मिलकर tan 11 tan 79 ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे 1 कर देंगे गुणा में। उसी प्रकार tan 31 और tan 59, इन दोनों का भी 31 और 59 क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो ये दोनों भी 1 कर देंगे। और tan 45 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक की वैल्यू खत्म, समस्या खत्म। अब इसको देखो, इसमें देखो माइनस है
और 3 भी है। अब देखो साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 है। अब देखो साइन स्क्वायर 20 को हम कोज में चेंज करेंगे ना, कोज स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 20 बराबर हो जाएगा कोज स्क्वायर 90 माइनस 20। क्या हो जाएगा 90 माइनस 20, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर 20 बराबर हो जाएगा कोज स्क्वायर 70। ओके, तो ये साइन स्क्वायर 20 है जो कोज स्क्वायर 70 में चेंज हो जाएगा। तो और ये साइन स्क्वायर 70 है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर और थीटा समान हो तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 3 गुणा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे की वैल्यू 1। ओके, अब आगे देखो, देखो 1 प्लस 2, ये 2 हो जाएगा सभी गुणा होके, और ये 3 इंटू 1 होके माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 3 तो ये हो गया यार, एक 3 हो गया, तो कैंसिल आउट, कितना बचेगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर भी आएगा 0। चौथी प्रश्न का आंसर है 0। ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 0। कैसे, 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 बराबर 0। ओके, अब देखो आगे। अब 34वें प्रश्न के बाद में है 68वां प्रश्न, ठीक 68वां। उसके बाद जीके साइंस है। 68वां प्रश्न, आप देख सकते हैं हम कर चुके हैं कुछ सवाल। देखो 68वां प्रश्न भी एक सीधा प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, देखो इंग्लिश देखो, मीडियन निकालो और मोड निकालो। मीडियम को 2 से गुणा करो और मोड को घटा दो उसमें से फिर। अब देखो मीडियम निकालने के, मोड का मतलब होता है बहुलक, आपको बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक तो वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें देखो 8 ही 2 बार रिपीट हो रहा है, 8 8 एक बार ये रहा और 8 एक बार ये रहा, 2 बार आ रहा है, और कोई सी भी अंक 2 बार नहीं आ रहा। तो देखो मोड तो हो गया 8, तो एम ओ डी बराबर आ गया 8, ठीक है। मोड आ गया 8। अब देखो माध्यक निकालना है या मीडियम निकालना है, तो उसके लिए इनको आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा। अब देखो आरोही क्रम में कितने पद है पहले तो ये बताओ, 1 2, आरोही क्रम में जमाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद। ओके, 8 है, तो जो चौथा और पांचवा हुआ उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे जब छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे तो देखो सबसे पहले देखेंगे, सबसे छोटा है 3, तो 3 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे 3। 3 के बाद में 5 नंबर पे आएगा 2, सॉरी 2 नंबर पे आएगा 5। 5 के बाद में आएगा 3 नंबर पे 8। 4 नंबर पे भी आएगा 8। ओके, तो 4 नंबर पे आ गया 8, और 5वें नंबर पे 8 से बड़ा कौन है, 11 है, तो 5वें नंबर पे आ गया 11। ओके, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, तो देखो 19 में 2 का भाग देंगे तो 9.5 आएगा, है ना। अब देखो इसमें पूछा क्या है, 2 इंटू मीडियम, तो 2 को मीडियम से गुणा करो, यानी माध्यिका से गुणा करो, माध्यिका गई 19/2 माइनस, और 8 को बहुलक को घटा देना है, जो हमारा 8 आया था, क्योंकि 8 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, 19 में के 8 चले जाएगा तो 11 आएगा। आसान प्रश्न था, इसका आंसर भी 11 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 69 प्रश्न है, 69 में है, देखो इसमें दे रखा है कि यदि 40 मीटर लंबी सीढ़ी, कोई सीढ़ी है जो 40 मीटर लंबी है और 20 स्क्वायर रूट 3 की ऊंची दीवार के सम्मुख इस प्रकार रखी जाए कि वह दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाए। अब देखो इसका चित्र मैं आपको बना दूं। देखो ये है एक दीवार, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 20√3 और सीढ़ी तिरछी लगा रखी है इसके शीर्ष तक। इसकी लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई 60। ओके, अब देखो ये पूछा क्या है, सीढ़ी के आधार से शीर्ष की ऊंचाई का कोण। देखो सीढ़ी तो ये रहा है, इसका आधार ये रहा नीचे वाला, ये मान लो आधार है ना। इससे इस इस आधार से इस आधार से दीवार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण, यानी ये शीर्ष है ना, जो कितनी ऊंचाई पर है, ये कोण निकालना है, कितनी उठी हुई है, तो ये वाला कोण हमको निकालना है। अब आपको पता है कि देखो इनका अनुपात निकालोगे तो देखो 1 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो देखो ये तो आ गया √3, ये आ गया 2, और ये आता है 1, आपने देखा हो तो जो √3 के सामने वाला कोण होता है ना, वो होता है 60 डिग्री, और ये होता है 23 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ निकालना है ये वाला कोण, नीचे वाला, ठीक है, दीवार के शीर्ष की ऊंचाई का कोण, ऊपर शीर्ष का निकालना है ना, शीर्ष कितना ऊंचा है, यानी ये सीढ़ी कितनी ऊंची हुई उठी हुई है, तो 60 डिग्री आएगा इसका आंसर, है ना। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री आंसर, ठीक है। अब देखो 70वां प्रश्न, 70वां कैलकुलेशन का प्रश्न है और आसान प्रश्न है। देखो पहले अंदर के कोष्टक को हल करो, देखो इन दोनों को करोगे आप, तो देखो 13 गुणा 2 करेंगे तो 26, और 26 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा 34। 26 और 8 क्या होते हैं 34, तो ये हो गया 34/13। ओके, अब देखो 4 - 2 क्या होता है 2,
तो इसमें 2 और जुड़ जाएगा, 2 प्लस 34/13। तो देखो 13 दूना 26, 13 गुना 2 करेंगे 13 दूना 26, और 26 में 34 जोड़ोगे तो आएगा 60, तो ये आ जाएगा 60/13। ओके, यहाँ तक का काम खत्म कर दिया हमने, 60/13। अब देखो 8 में के 5 जाएगा तो क्या आएगा 3, तो ये क्या आ गया देखो 3 भाग 60/13। तो 3 भाग 60/13 है तो 3 इंटू 13/60, और इस 13 से 20 पर चले जाएगा 60 में, तो 13/20 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर आएगा 13 कौन सा ऑप्शन है 13/20, ये सी ऑप्शन में। ओके, ऑप्शन 34/13 आएगा। 34/13 के बाद में 60/13 आएगा, 60/13 3 में 60/13 का भाग देंगे, 3 भाग 60/13 तो आ जाएगा 13/20। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी ऊंचाई दूरी से संबंधित है। देखो एक 100 मीटर का टावर है, प्रश्न के अनुसार 100 मीटर का टावर है, ये है 100 मीटर। ओके, किस शीर्ष से एक व्यक्ति कार को टावर की तरफ आता हुआ दिखता है, जिसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो एक कार यहाँ से इधर टावर की तरफ आ रही है, इधर को, इधर को आ रही है, इधर को, ठीक है। इसका अवनमन कोण यानी नीचे को इधर को झाँक रहा है। ओके, तो देखो अवनमन कोण वैसे तो ये होता है, लेकिन ये इस कोण के बराबर भी होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसको मान लो आप, ठीक है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ समय पश्चात यह अवनमन कोण कितनी डिग्री होता है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये आ जाएगा, कार मान लो यहाँ गई, यहाँ से चलती हुई यहाँ गई, तो ये कोण बढ़कर कितना होगा, जितना नजदीक आएगा उतना कोण बढ़ता जाएगा 60 डिग्री। ओके, ठीक है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी याद करो, तो ये दूरी निकालनी है ये। अब देखो आप आसानी से देख सकते हो, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लो आप। देखो 60 डिग्री कोण है छोटे वाले त्रिभुज में, ये वाला कोण, तो 60 डिग्री के सामने भुजा √3 होती है। ओके, और ये वाली भुजा है जो 1 है आधार वाली। ओके, ठीक है। अब 30 डिग्री वाला कोण ले लो, बड़ा वाला त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज में क्या होता है, ये 30 डिग्री का कोण है। देखो 30 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है 1, ठीक है। और जो आधार होता है 30 डिग्री का वाला वो होता है √3, ये बात आप जानते हो। अब देखो ये भुजा है ना जो 100 मीटर ऊंची है, तो एक से तो आ गई √3 और एक से आ गई 1। ओके, ठीक है। अब ये दोनों भुजा तो एक ही है, तो अलग अलग कैसे हो सकती है, इनको समान करो। समान करो, तो समान करने के लिए √3 इस 1 को हमको √3 बनाना होगा। तो देखो इस 1 को √3 से गुणा करो, 1 को √3 से गुणा किया, ठीक है। जब इस 1 को √3 से गुणा किया तो इसका संगत अनुपात कौन सा है, ये √3 है ना ये 30 डिग्री वाला, तो इस √3 को भी √3 से गुणा करो। ओके, जब इस 1 को, देखो 1:3 था जब ये 30 डिग्री का कोण था तब, तो इस 1 को हमको √3 बनाना है, तो √3 से गुणा किया 1 को, और इस √3 को भी √3 से गुणा किया, तो ये तो हो गया √3, यानी इससे भी √3 आ गया और यहाँ भी √3 आ गया, और ये भुजा हो गई √3 गुना √3 करेंगे, नीचे वाला पूरा बड़ा वाला आधार 3 हो गया। ओके, देखो इस चित्र को मैं वापस बना देता हूँ आपको, नीचे ये 30, ये 60। देखो ये वाली भुजा है ना, ये पूरी, ये 30 डिग्री वाले कोण में है, ये √3 है। ओके, और ये है 1। ओके, ठीक है। जब आप 60 डिग्री का कोण देखते हो तो ये लंब हो जाएगा जो √3 हो जाएगा, और ये यहाँ तक की भुजा ये आ जाएगी 1, यहाँ तक है ये ना, ठीक है। लेकिन ये तो दोनों एक ही है, ये 100 मीटर ऊंची है बस। तो देखो ये √3 है, एक बार तो √3 आई, एक बार 1 आई, तो इन दोनों को समान करना होगा ना आप। तो देखो इस 1 को √3 से गुणा करो, जब ये दोनों √3 हो जाएगी, जब इस 1 को √3 से गुणा करोगे ना आप, तो इस 1 का संगत अनुपात है √3, तो इस √3 को भी इस √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पूरा 3, और ये हो जाएगी दोनों √3 भुजा, ठीक है। तो देखो ये बड़ी वाली भुजा है तो ये तो हो गई 3, ठीक है। और ये छोटी वाली, ये छोटे वाले त्रिभुज की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो जाएगी 1। तो बची ये वाली भुजा, ये हो जाएगी 2, तो यही हमको निकालनी है। अब देखो ये हमको 100 मीटर दे रखा है ना, ये तो बराबर है √3, तो इसके बटे में √3 ले जाएंगे। ओके, और हमको ज्ञात क्या करना है, √2, क्योंकि कितनी दूरी तय करी √2, तो इसको सॉरी 2, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो 100 गुणा 2 करेंगे तो 200/√3। अब आप डायरेक्ट सूत्र भी बना सकते थे इसके, तो इसमें आ गया 200/√3 आंसर इसका। अब देखो ऑप्शन में देखो 200/√3 कहाँ है, 200/√3। अब देखो 200/√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका परिमेकरण कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 200√3/√3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन ए में है। ओके, ऑप्शन ए। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आगे देखो कौन सा आता है, 91।
अभी मैथ का प्रश्न नहीं आया। 91 देखो, ये 91 भी एक सीधा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक दे रखा है, दो बिंदु है, ये दो बिंदु है कोई, इनको जोड़ने वाली रेखा, एक बिंदु तो 1 -5 और दूसरा बिंदु है 4 5। ओके, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों बीच को एक एक्स अक्ष विभाजित करता है। मान लो ये एक्स अक्ष है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को, रेखाखंड को विभाजित करता है। और एक्स अक्ष है तो उसमें एक्स की वैल्यू, तो एक्स निर्देशांक की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, लेकिन वाई की क्या होगी, 0 होगी। ये भी आपको पता है, ये एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, ये यहाँ एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक से आप देख सकते हैं, वाई की वैल्यू 0 है। अब देखो यहाँ भी वाई कितना है, 5, यहाँ कितना है 0, तो ये कितना आ गया इससे 5, तो ये इधर को तो 5, और पीछे की तरफ आओ, ये -5 है, तो इसकी दूरी भी क्या आ गई, 5 है। तो एक तरीके से दोनों बराबर है ना, यहाँ भी 5 दूरी और ये भी 5 दूरी, तो 5:5 है ना, और 5 अनुपात को काटेंगे तो 1:1। तो ये तो वही शॉर्ट ट्रिक्स, ऑप्शन सी। और इसका एक सूत्र भी होता है, आप देख सकते हैं, -y/y2, कुछ ऐसा ही सूत्र है, उसमें जमा के भी आप कर सकते हैं, और विभाजन सूत्र से भी आप कर सकते हैं। y बराबर सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 से, यहाँ y बराबर 0 जमा देंगे और निर्देशांक की वैल्यू जमा देंगे, तो इसका आंसर आया 1:1। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताई, 5 आगे है और इधर को 5 पीछे है, तो 1:1, 5:5। अब देखो अगला प्रश्न, ये भी एक आसान प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखो कैलकुलेटिव जरूर है, कि इसमें कोई दे रखा है आयत, देखो ये दे रखा है आयत, ठीक है, ओके, इसकी लंबाई तो है 100, इसकी है 100 और चौड़ाई है 80। ओके, अब इसके चारों ओर एक मार्ग है डायमीटर चौड़ा, देखो एक डायमीटर चौड़ा मार्ग बना दिया मैंने, ये डायमीटर चौड़ा मार्ग है, यानी ये चौड़ाई है ना, ये कितनी है, 2.5, ये चारों मेरे 2.5 है। ओके ठीक है, और इस पक्का करना है इसको, इसमें दे रखा है कि इस मार्ग को पक्का करना है, और उसका खर्चा कितना है, दर रेट कितनी है, 120 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, तो इसका कुल खर्चा निकालना है हमको। तो इससे पहले इसका हमको क्या, मार्ग का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा इस मार्ग का। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो एक लाइन पूरी यहाँ खींच ली और एक लाइन पूरी यहाँ खींच ली, ठीक है। अब देखो दो आयत, एक इधर तो आयत इधर को और एक इधर को, सेम आयत है। अब इस आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो 80 तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80। अब 2.5 इधर को और 2.5 इधर को, यानी 5, तो इसकी लंबाई आ गई 85, ठीक है। और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, देखो 80 तो यह था, 5 और 5 जोड़ दिया। अब चौड़ाई इसकी 2.5 है, आपको पता है, इस 2.5 इंटू 2.5, तो इसका क्षेत्रफल आ गया एक आयत का, इधर का आयत का। उसी बार एक इधर को भी है इसी नाप का, तो इसको 2 से और गुणा कर दो, तो 2.5 इंटू 5 2 करेंगे तो आएगा 5। तो देखो 85 इंटू 5 करो, 85 इंटू 5, जब 85 इंटू 5 करेंगे तो 55 25 हासिल की 2, 8 5 40 से 2 42, तो 425। तो इन दोनों का क्षेत्रफल लगा, इसका और इसका, कितना है 425। ओके, अब देखो ये वाले ऊपर और नीचे वाले दो आयत है। अब देखो इनमें इसकी चौड़ाई तो है 100, आपको पता है, ये लंबाई तो 100 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है, और ये भी 2 है, तो इनको 2 से गुणा कर दिया। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 500, क्योंकि 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 और 5 इंटू 100 करेंगे तो 500। तो इन दोनों का क्षेत्रफल लगा है 500। देखो एक तो आया 425 2 का, और एक का आया 500, और 425 और 500 जोड़ेंगे तो 925। तो कुल क्षेत्रफल लगा है इस मार्ग का 925, ठीक है। देखो कुल क्षेत्रफल आया 925। ओके, और 925 को जब आप 120 से गुणा करोगे, क्योंकि दर है ना 120 प्रति मीटर स्क्वायर की, 120 दर है, तो 925 की कितना, तो 925 इंटू 20 करेंगे तो देखो 0 तो आई, 12 पंजू 60, 6 12 दूनी 24 और 36 3, 12 9 108, 108 3 111, तो 111,000 यानी 1,11,000। ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी, ठीक है, 1,11,000, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 93, प्रश्न संख्या 93 में भी कुछ नहीं है। 93 में एक आयत दे रखा है जिसका क्षेत्रफल है 720। देखो ये आयत है जिसका क्षेत्रफल है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई है 30 मीटर। ओके, तो आप देखो चौड़ाई निकालने के लिए 720 में किसका भाग दे दोगे, 30 का, तो ये आ जाएगी 24। जब 30 का भाग दोगे 720 में 24 आएगा, तो लंबाई तो आ गई 30, चौड़ाई आएगी 24, ठीक है। तो आगे क्या करा है, केवल लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना बढ़ जाता है, 1/4 गुना बढ़ जाता है, केवल लंबाई में वृद्धि कर रहे हो आप, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, देखो 30 इंटू 24 करेंगे तो ये तो मूल क्षेत्रफल हो जाएगा, वो कितना है 720,
लेकिन नया क्षेत्रफल लंबाई में वृद्धि करने की नया क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 5/4। देखो एक से 1/4 को जब अपन अनुचित मूल्य में चेंज करेंगे तो 5/4 आएगा। ओके ठीक है, तो ये नया क्षेत्रफल आ जाएगा 30 इंटू, अब देखो इस 5/4 को हम 30 से गुणा कर दे तो नई लंबाई आ जाएगी ना, लंबाई में तो चेंज कर रहे हैं हम, 30 को इससे गुणा कर दो, इस 5/4 से कर दे डायरेक्ट, तो ये नई लंबाई आ जाएगी। तो देखो 30 को 5/4 से गुणा करेंगे तो ये नई लंबाई आ गई, और पुरानी चौड़ाई तो है ही, वो कितनी है 24 है। ओके, तो अब निकाल लो क्षेत्रफल, नया परिमाप निकाल लो। तो देखो लंबाई तो गई 30 इंटू 5/4, लंबाई में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है ना, तो लंबाई में परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई में हम परिवर्तन नहीं कर रहे, और चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर। तो देखो खा गया सवाल, कौन सा सवाल था ये, सवाल था 93। ठीक है, तो देखो अब परिमाप निकालना है हमको, तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई, लंबाई होगी 30 इंटू 4/5 और चौड़ाई है 24। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, सॉरी 5/4 है, 4/5 नहीं 5/4 हो जाता है। तो देखो 2 से अंदर गुना करो तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ओके, और 15, 30 में 15 5 75, तो यहाँ तो आ जाएगा 75 प्लस, और 2 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा 48। तो 75 और 48 जोड़ेंगे तो आएगा 123। ओके, तो इसका आंसर है 123, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा 123। ओके ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगले में आपको माध्यिका वाला प्रश्न है। देखो इसका माध्य दे रखा है 9, तो यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इन सबको जोड़ो। देखो इन सबको जोड़ोगे, देखो 5 और 10 15, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 और 2 25, और 25 में गया तो 24, तो 24 आ गया अंकों का योग। अब के वाले पदों को जोड़ लो, देखो के और 2 के 3 के, और 3 के 6 के, ये तो इनका योग आ गया बटे। अब ये कितने हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक है, 6 डाटा है, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे, जब 6 का भाग दे देंगे तो आएगा 9। ओके, अब देखो 6 से काट गया, 6 से क्या आएगा, और 6 चौका 24, के प्लस 4 बराबर 9, तो के बराबर आ जाएगा 5। तो देखो के की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, आप केवल के की वैल्यू रखनी है 5, तो के की वैल्यू आ गई 5। तो देखो पहला हो गया 5, दूसरा 2k-1 है, तो 5 2 10 में के गया तो 9, 9, और ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 5 8 और 10। अब इनका आपको माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका निकालने के लिए 6 पद है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 पद है, तो तीसरा और चौथा पद का जो माध्य होगा वो इसकी माध्यिका होगी। देखो थर्ड प्लस फोर्थ बटे 2, तो आरोही क्रम में जमा हो, तो आरोही क्रम में जमाने पर पहले 5 आएगा, 1 नंबर पे 5, 2 नंबर पे भी 5, और 3 नंबर पे जाएगा 8, तो तीसरा पद जो आएगा 8, और 4 नंबर पे आएगा 9, तो चौथा पद आ गया 9। अब इन दोनों को 2 जोड़ के 2 का भाग दोगे आप, तो क्या आएगा, 8 और 9 17 होता है, 17 में 2 का भाग देंगे तो 8.5 आएगा। ठीक है, 8.5 जो ऑप्शन ए में है, बराबर 8.5 ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न लॉग वाला है। अब देखो इसको ऑप्शन से कर दो आप देखो सीधा सा दिख रहा है, एक्स बराबर वाई देखोगे ना आप, तो एक्स एक्स देखो वाई की जगह भी एक्स मान लो, तो लॉग एक्स और लॉग एक्स क्या हो जाएंगे 2 log x, है ना, और इसके गुणे में 1/2 भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर को आ जाएगा log x, जब आप x बराबर y मानते हो तो। और यह भी x x आ जाएगा, तो 2x, देखो x प्लस x बटे 2, तो 2x बटे 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा log x। यानी जब आप x बराबर y मानते हो तो इस समीकरण दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी। आप इसको तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से किया करो, आसान होगा। अब ये भी आसान प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हो, इसको भी ऑप्शन से कर दो। पहला ऑप्शन देख लो 10 है, तो देखो 10 है ना, जब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आप 10 मानोगे तो देखो 10 10 100, 90 और 10 100 होते हैं, और 100 का वर्गमूल लग रहा है तो वही 10 हो जाएगा, फिर 90 में 10 जुड़ेगा पुनः, फिर 100 हो जाएगा, वापिस 10 बन जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका आंसर आएगा 10, या फिर 90 होता है ना, तो 90 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर आ जाएगा 10। ओके ठीक है, 97 वाला देखो, अब 97 वाला प्रश्न है, एक सूत्र भी होता है वो तो, लेकिन आप एक एक ऑप्शन करके देख सकते हो इसका आंसर। देखो अंतर तो है 24, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 24 है, और योग हमको निकालना है। ठीक है, योग हमको कुछ यहाँ निकालना है, और दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए 112। अब देखो मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, बाई चांस 40 देख लेता हूँ। देखो अगर मान लो योग 40 है,
योग 40 है ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे ना हम, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग देंगे, 2 का, तो बड़ी वाली संख्या आएगी। देखो 24 को और 40 को जोड़ोगे आप तो आएगा 64, और 64 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 32, तो एक संख्या तो हो गई 32। अब इनको घटा के 2 का भाग देंगे ना, तो छोटी वाली संख्या जाएगी। देखो 40 में के 24 गए तो 16, और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। तो देखो इन दोनों गुणा करने पर इकाई अंक 6 आता है, 8 दूनी 16। लेकिन हमको तो इकाई अंक 112 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता 40 वाला। ऑप्शन नंबर 32 को देखो एक बार, देखो योग तो है 24 और जो अंतर थे 24 और योग मान लो 32, इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 28। तो देखो एक संख्या तो हो गई 28। दूसरी संख्या जब इन दोनों को आप घटाओगे, 32 में 24 गए तो 8, और 8 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 4, तो दूसरा अंक 4 आ जाएगा। और जब इन दोनों को गुणा कर रहे हैं ना, तो देखो 112 आ रहा है, 8 चौक 32, 3 और 4 दिन 8 3 112, तो 32 ऑप्शन से संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो, ये व्यवसाय का साझा का प्रश्न है ये। इसमें देखो कि ए ने कितने 100,000 रुपए, आप इनको 100 मानो, 100,000 रुपए ए ने लगाए। तो देखो ए ने लगाए 100,000, कितने लगाए 100,000, हजार को डालो आप, एक व्यारंभ किया और 3 माह के बाद बी ने कुछ निवेश किया, यानी ए ने तो 12 माह किया, टोटल कितने माह किए 12 माह, और बी ने किया 9 माह काम, क्योंकि 3 माह बाद जुड़ा था वो। तो मान लो बी ने निवेश किया एक्स और इसने कितने महीने काम किया, 9 महीने किया, क्योंकि वो 3 महीने पश्चात जुड़ा था। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ 180,000, तो टोटल लाभ कितना हुआ वर्ष के अंत में 180,000, 180 मान लो आप, इन जी 3 जीरो है ना उनको तो भूल जाओ, कट्टस कर दो, सब में से 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3, इन 3 जीरो को तो आप भूल ही जाओ। 100 180, तो कुल लाभ जो इनको हुआ 180,000 का। ठीक है, अब यह कहना है कि कुल लाभ में से एक को लाभ के रूप में बी के हिस्से से कितने कम मिले, 36,000 कम मिले। देखो बी को तो बी मिला और ए को बी से कितने मिले 36,000 कम, यानी 36 कम, 36,000 कम, और इन दोनों का योग है जो कितना है 108, 180 है। ओके, जब इसको आप हल करोगे ना, तो इसमें 2b बराबर आएगा 180 36 क्या होता है 216, 216, 6 10 11 216, और बी की वैल्यू आएगी 108, 2 का भाग देखेंगे तो 108, तो देखो बी के पास आया 108। ठीक है, तो बी का हिस्सा आया है 108,000, कितना आया 108,000, बी का हिस्सा आया 108, और ए का है इससे जो 36 कम है वो यानी 72, 36 108 में 36 कम करोगे ना तो 72 आएगा। अब जो ये आ गया इनके लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात निकाल, देखो 36 दूना 72 और 36 दिया 108, 2:3 इनका लाभ का अनुपात है। ओके, अब देखो वो लाभ का अनुपात है, वही इनका इसका अनुपात होगा, निवेश और समय का गुणनफल का अनुपात। तो देखो दो तो बराबर है, देखो 100 इंटू 12 ये बराबर है 2 की। ओके, हमको निकालना है 3 इंटू 3 बी का हिस्सा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 9 इंटू एक्स के। ओके, अब इस एक्स की वैल्यू काट लो आप इससे। ठीक है, देखो देखो ये बटे में 9 भी आ जाएगा इसकी इधर से, तो इसलिए इसको एक्स को 9x को उठा दो, बटे में 9 कर दो आप, तो डायरेक्ट बटे में 9। अब इसको हल कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो 6, 12 में 2 भाग दिए तो 6, और 3 से 3 काटा तो 3। ओके, और 3 दूनी 6, यानी 100 गुणा 2, तो 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200,000 रुपए ए ने निवेश किए, बी ने निवेश किए, सॉरी, तो इसमें आंसर आ जाएगा 200। 200 किसमें, इसमें 200,000 इसमें। ओके, ऑप्शन सी। अब देखो 99, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसको भी हम करेंगे। देखो तीनों का अनुपात दे रखा है एबीसी का, 99 वाला क्वेश्चन है। देखो 7/2, 7/2, इसमें क्या दे रखा है 7/2 अनुपात दे रखा है, 7/2, 4/3, 6/5। इनको सामान्य प्राकृत संख्या में बदलोगे ना, तो देखो 3 गुणा 5 करेंगे 15, और 15 गुणा 7 करेंगे तो 105। ओके, देखो 2 गुणा 5 करेंगे 10, 10 गुणा 4 करेंगे तो 40, और 3 दूनी 6, और 6 गुणा 6 करेंगे तो 36। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। अब देखो 4 माह पश्चात इन्हें अपने हिस्से में कितनी वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी। अब देखो 105, एक का जो 105 था ये कितने महीने तक चला, 4 महीने तक चला, तो इसको तो कर दिया 4 से गुणा, प्लस अब बचे 8 महीनों के लिए इसने वृद्धि कर दी, कितनी कर दी 50% की, यानी 1.5 गुना हो गया, 3/2 से इसको गुणा कर दिया। 50 का परसेंट का मतलब होता है 1/2, यानी 2 पे 1 की वृद्धि कर दी तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3/2। तो ये तो हो गया एक का निवेश। ठीक है, अनुपात
40:36। ओके ठीक है। अब इनको कर लो आप सॉल्यूशन। जब इनको आप सॉल्यूशन करोगे ना, देखो इनको 4 से काट दो। इनको किससे काट दो? 4 से, फिर 3 से काट देना। तो क्या आएगा देखो काटने पर? 420 अनुपात आएगा। जब आप इनको काटोगे तो एक आएगा 35:10:9। ओके, इन तीनों का अनुपात आ जाएगा। अब देखो कुल लाभ क्या है? 21,600। तो 21,600 बटे इन सबका योग। देखो 35 और 10 45, 45 और 9, 45 और 9 कितना होता है? 54 होता है। और हमको बी का लाभ चाहिए, तो बी का लाभ कितना है? 10। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है। जब इसको आप हल करोगे ना तो आएगा 4000। देखो 6 से काटो तो देखो 3600 और 6 नाम के 54। देखो 9 चौक 36, 400 इंटू 10 करेंगे तो 4000। तो 4000 ऑप्शन सी में है इसमें ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 4000। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि विपुल टूर पर है। विपुल टूर पर गया हुआ है और उसके पास 360 रुपए है, लेकिन वो 2 से 4 दिन ज्यादा लगाता है, यानी आगे निकल जाता है। तो उसे अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी रोजाना की। रोजाना 3 रुपए काटने पड़ेंगे। तो विपुल कितने दिनों के लिए टूर पर था, ये आपको बताना है। तो देखो इसको एक्स मान के करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन आपको ऑप्शन से करना है। देखो पहले तो 360 रुपए थे उसके पास। जब 360 में हम 21 दिन मान लेते हैं, जब 21 का भाग देखो ना तो रोजाना का खर्चा आ जाएगा। लेकिन 360 में 21 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम इसको देखें नहीं 21 को, हम देखें 20 को। हो सकता है 20 आ जाए, 19 को भी देखेंगे, 18 को भी देखेंगे, लेकिन 21 का भाग नहीं जा रहा, तो हम 21 को नहीं देखेंगे क्योंकि पॉइंटों में आने की संभावना कम है। जब 360 में 20 का भाग दोगे, देखो 360 बटे 20 तो कितना आता है? 18 रुपए पर का रोजाना का खर्चा 18 आता है। ओके, लेकिन वो 4 दिन आगे निकल जाता है, यानी 24 दिन हो जाते हैं। तो अब उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 360 में 24 का भाग दोगे। देखो 360 में 24 का भाग देखो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 30 में 2 का भाग दोगे तो 15। अब आता है 15 खर्चा। तो कितने दिन कम हो गए उसके? देख लो 3 रुपए कम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आएगा सी। ऑप्शन से करने पर आंसर आएगा सी। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करना चाहिए। ठीक है, 100 प्रश्न हो गए। अब देखो अगला प्रश्न है 110वां। 110वां प्रश्न है अगला। 110वें प्रश्न में क्या पूछा है? 110वें प्रश्न में पूछा है 2005 और 6 में मानवी की संख्या में प्रवेश लेने वाले छात्र। देखो 2005 और 6 में, देखो 2005 में 970 थे, 812 थे। तो इन दोनों को जोड़ दो, 970 प्लस 812 अनुपात। अनुपात निकालना है 2007 और 2008 में विज्ञान संकाय में। तो 2007 13 और 2018 विज्ञान के लिए 1134 और 810। तो इनको जोड़ो 1134 प्लस 810। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 1782 अनुपात। और 1134 और 810 जोड़ोगे ना तो आएगा 1944। और जब इनका अनुपात निकालोगे तो ये आएगा 11:12। देखो पहले आप इसमें दे देना 2 का भाग, फिर 9 का भाग दे देना, फिर 9 का भाग दे देना। ठीक है, एक बार 2 का दो, फिर 9 का दो, फिर 9 का दो, तो 11:12। तो इसमें ऑप्शन 11:12 में ए ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 11:12। ठीक है, अगला देखो। अगला है जी, इसमें पूछा है, इसमें ये पूछा है कि 185 प्रति दर है। एक प्रति की मूल्य कितना है? 185 और हमें 10,000 प्रतियां निकालनी है। तो देखो 10,000 प्रतियों का मूल्य हो जाएगा, देखो 10,000 तो है और इसको 185 गुणा करेंगे तो टोटल मूल्य हो जाएगा इनका। और हमको निकालना है विविध कार्यों के लिए। अब विविध कार्य है, यहाँ पढ़ेंगे तो विविध कार्य तीसरे नंबर पर सी। तो 30% है वो, तो इसका 30% निकाल लो। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो 85 इंटू 3 करेंगे ना, 185 इंटू 3, देखो 5 15, 8 24 25, असल 2, 3 और 1 3 और 2 5। और ये कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो। ठीक है, तो 555 और 3 जीरो कौन से ऑप्शन में है? देखो 555 और 3 जीरो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न है 117। 117 भी एक आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। इसमें देख रहा है कि एक मीनार के शिखर से, ये शिखर रहा जो दो, एक आधार से सीधी रहेगा, एक आधार इधर है। ठीक है, इससे एक बिंदु तो कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर, और एक बिंदु है 10 मीटर दूरी पर, यानी ये है गई 10 टोटल। ओके, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई का एक फॉर्मूला होता है h बराबर अंडर रूट, जो ये दूरियां है ना जिनको गुणा करो और वर्गमूल निकालो। तो देखो 5 इंटू 10 यानी 50, तो वर्गमूल 50। अब वर्गमूल 50 को लिख सकते हैं हम वर्गमूल 25 इंटू 2। अब देखो 25 का तो वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 का कुछ नहीं होता, तो 2 के ऊपर रूट, 5 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 रूट 2 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न 117वां प्रश्न था ना। अब देखो 18वां प्रश्न है, 118वां। ये देखो
इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2:3 है और इसका आयतन है 1617। अब देखो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 यानी 2x इंटू 2x और ऊंचाई है 3x। ये है 1617 के बराबर, 1617 के बराबर। तो देखो ये डेफिनेटली 11 से कटेगा, 11 दूना 22 और ये 11 से कटेगा, देखो 11 कम 11 5 बचा, 11 चौक 44, 11 7 77। ओके, अब ये 3 से भी कट जाएगा, ये इस 3 से, देखो 3 चौका 12, 3 हम 27। ओके, अब नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा तो क्या कटेगा, अब देखो एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर, देखो गुणनचास तो है ही है और ये 7 भी है, तो गुणनचास इंटू 7/8। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखो ये 7 गुना 7 है, गुणनचास का मतलब तो आएगा, और 8 का घनमूल क्या होता है 2 होता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ओके, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 7/2। तो आपको अनुपात दे रखा है 2x और 3, इसमें x की वैल्यू 7/2 आ गई, 2 इंटू 7/2। तो देखो त्रिज्या तो आ गई 7 और ऊंचाई आ गई 3 इंटू 7/2 यानी 21/2। ओके, ये तो त्रिज्या है और ऊंचाई आ गई 21/2। अब सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो क्या होता है सूत्र सतह क्षेत्रफल 2πr r प्लस एच। ओके, देखो 2 इंटू 22/7, आर आ गई 7 और ये आर भी आ गई 7 और ये आ गया 21/2, ऊंचाई 21/2। देखो इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो आएगा 44 गुना। अब देखो 7 प्लस 21/2 करेंगे, देखो 7 दूनी 14, 14 और 21 क्या होता है 35 यानी 35/2। अब देखो 44 से 2 कटेगा तो 22 और 22 गुना 35 करेंगे तो आएगा 35/70, आस लगी 7, 777 यानी 770। 35 गुना 22 करेंगे तो 770 आएगा, तो इसका आंसर 770 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, 119वां सवाल, 119वां सवाल है कि एक 324-84 सेंटीमीटर वाले सतह वाले बड़े घन को पिघलाकर छोटे घन बनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक का सतह क्षेत्रफल 96। अब देखो बड़े घन की भुजा निकालो पहले, तो देखो 384 में हम 6 का भाग देंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। जब 384 में 6 का भाग देंगे ना, किसमें 384 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 64 और इसका वर्गमूल आता है 6 8। तो बड़े घन की भुजा गई 8 और छोटे घन का निकालेंगे तो 96/6 तो 16 आएगा और वर्गमूल भी देना है भुजा निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो बड़े घन की भुजा 8 और छोटे घन की भुजा 4। तो देखो पिघलाने पर आयतन काम में आता है, तो आयतन में आयतन का भाग दे दो, 8 गुणा 8 गुणा 8 है तो बड़े वाले का आयतन और छोटे वाले का आयतन का भाग दे दो तो घनों की संख्या जाएगी, तो ये आ जाएगी 8। ठीक है, 2 का क्यूब, देखो 1 मिनट 2 है क्या, 4 है, 4 गुणा 4 गुणा छोटे वाले घन की भुजा आ जाएगी 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 2, तो 2 का क्यूब यानी 8, तो इसमें आएगा 8 आंसर। ठीक है, अगला देखो 119 के बाद में सीधा प्रश्न आता है 141। 141 का आंसर है क्या है 141। देखो ये भी एक आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं log 9 और 27, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो इसकी वैल्यू, इसको x के बराबर मान लो, मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। तो इसका मतलब है 9 की पावर x बराबर 27 होगा, हमको x की वैल्यू चाहिए क्योंकि x इसके बराबर है, और 9 का वर्ग होता है 3 का स्क्वायर यानी x और इसकी घात में बराबर, ये 3 है 3 की घात 3। देखो 2x किसके बराबर है 3 के, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2 यानी पहले पद की वैल्यू आ गई पहले वाले की 3/2। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 3/2 पहले की 3/2 हो गई और इसकी देखो 2 की घात होती है 5 और नीचे है 2 की घात 3, तो ये आ गया 5/3। तो इसकी तो वैल्यू गई 3/2 और इसकी वैल्यू गई 5/3। अब इनको जोड़ के देखो 3 3 9 प्लस 2 पंजे 10 क्रॉस गुणा कर लो और 3 गुणा 2 कर लो 6 यानी 19/6। 10 और 9 19 होता है तो 19/6, 19/6 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 142। अब देखो 142वां प्रश्न भी एक सिंपल प्रश्न है। देखो ये 17/4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 17/4। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा ना, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। ओके, तो एक्स बराबर 2 है, तो यहाँ एक्स बराबर 2 जमाएंगे ना, तो एक्स की क्यूब एक्स बराबर 2 है, तो एक्स क्यूब बराबर 8, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये आ जाएगा 8 + 1/8। देखो 8 8 64 65/8, तो इसका आंसर आ गया 65/8। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 आएगी। ओके, अब देखो 142 के बाद में आता है 143। 143 भी एक आसान प्रश्न है, इसमें गुणनखंड पूछा है, ध्यान रखना। तो देखो ये एक सरस्वती है x + y की क्यूब, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x + y, ये होता है एक सरस्वती। ओके, x + 3 का क्यूब,
माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, ये भी है इसके साथ, तो देखो ये दोनों तो कट जाएंगे क्यूब वाले पद, और बचेगा केवल ये। अब देखो गुणनखंड पूछा है ना, तो देखो एक तो एक्स प्लस वाई गुणनखंड है, और एक गुणनखंड है वाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, तो दूसरा गुणनखंड क्या है, वाई है। और तीन भी क्या है, गुणनखंड ही है इसका, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन मिल रहा है, देखो एक्स वाई किसी में नहीं है, केवल एक्स वाई मिल रहा है ऑप्शन डी में, और कोई से नहीं है, तो केवल डी ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, केवल डी एक्स वाई है, तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी एक आसान प्रश्न है। इसमें दो त्रिभुज दे रखे, देखो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर। देखो ए बी सी 52 डिग्री है, यानी ये 52 का डिग्री है ए बी सी, और पी आर क्यू ये कितने डिग्री है, 80 डिग्री। ओके, अब ये दोनों सर्वांग त्रिभुज है, आपको पता है, तो ये 80 है, तो इसका संगत कोण सी ए भी 80 होगा, ठीक है, ये बराबर होंगे दोनों। अब हमको निकालना है सी ए बी, यानी ये वाला कोण ए। तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, जिनमें 80 तो यही हो गया, ठीक है, क्यों, तो बचे 100, अब 100 में के बाउंड जाएंगे ना, 100 माइनस 52 करेंगे तो 48 आ जाएगा। 100 में 50 घटा दो, 50 आ जाएंगे, और 2 घटा दो 48, तो इसका आंसर आएगा 48, ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न 145वां, 145वां प्रश्न क्या है, 145वें प्रश्न में आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, ठीक है। देखो ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी इस त्रिभुज की ए बी है पी क्यू के बराबर, देखो ये बराबर है इसके, ओके, और कोण बी है जो बराबर है क्यू के, यानी ये कोण भी बराबर है, ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर है। तो कौन सा कथन सत्य है, देखो समरूप है, देखो समरूप तो कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई सा भी नियम नहीं दे रहे, केवल एक भुजा दे रखी है, एक कोण दे रखा है, तो इससे तो समरूपता का तो पता लगेगा नहीं कि समरूप है या नहीं, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, और सर्वांग सम वाला भी गलत है। अब बचे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। अब देखो ऑप्शन बी, अब देखिए तो ऑप्शन 3 है ना, जिसमें समरूप हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते, ये है। अब देखो ये त्रिभुज समरूप हो भी सकते हैं, होने को तो बताऊं कैसे होंगे। अगर ये भुजा बीसी है, इसमें आ रहा है, ये भुजा बीसी है ना इस, और ये क्यू आर है, ओके, इनके बारे में हमको नहीं दिया है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम तो समरूप होते ही है, ओके। अगर ये बराबर हो जाए तो, अगर ये बराबर नहीं हो तो ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है। तो हमको इसके बारे में नहीं पता, अब ये बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर ये बराबर हो जाए तो ये समरूप हो सकते हैं, अगर ये बराबर नहीं हो तो ये समरूप नहीं भी हो सकते हैं। अब कन्फर्म रूप से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये समरूप नहीं है, और कम कन्फर्म रूप से ये भी नहीं कह सकते कि ये समरूप है, तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी नहीं आ सकता, ये कंफर्म रूप से हम समरूप नहीं भी कह सकते इसको, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। बाकी आप देख लेना क्या आएगा आंसर इसमें, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 146, अब देखो 146 में भी कंफ्यूजन है, तो 146वें प्रश्न में दे रखा है ए बी सी त्रिभुज है, ओके, ए बी सी, और ए डी बी ए सी को समद्विभाजित करता है, ए डी है, डी इस प्रकार, बी सी पर कोई बिंदु है जो बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी ये बड़ा वाला कोण है जो बराबर भागों में बांटता है, ओके। तो निम्न में से कौन सा सही है, अब देखो इसमें ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दो भुजाएं होती है बी डी और टी सी, ठीक है। अगर ये दो भुजाएं बराबर होती ना, ये दोनों बराबर, तो डेफिनेटली ये रेखा है जो भी इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करती, लेकिन ये दोनों बराबर तो दे ही नहीं रखी हमको, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखो इनमें से आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, बी ए बी डी से बड़ा होगा, जो ये बी है ना, जो बी डी से क्या आएगा, बड़ा आएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी, ये बराबर तो हो नहीं सकते, और ये भी बराबर नहीं हो सकते बी ए बी डी, तो इसमें यही ऑप्शन आएगा, बी ए बी डी से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर कोई सवाल में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।